इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2008 में, जब इसरो ने अपना पहला मून मिशन चंद्रयान-1 लॉन्च किया। इस मिशन के जरिए इसरो को विश्व में असली पहचान मिली। वैसे हम इस मिशन के बारे में पिछले एपिसोड में जान चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इस मिशन के जरिए इसरो ने चांद की सतह पर पहली बार पानी की खोज की। इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज का दर्जा दिया गया। चलिए अब वापस बात करते हैं चंद्रयान-2 की। चंद्रयान-2 मिशन की प्लानिंग साल 2009 में शुरू हुई थी। चंद्रयान-1 के ठीक एक साल बाद अपने शुरुआती समय में चंद्रयान-2 इसरो और रसिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के बीच एक जॉइंट कोलैबोरेशन मिशन होने वाला था। इस मिशन में इसरो ऑर्बिटर, रोवर और रॉकेट बनाने वाला था, वही रशिया को लैंडर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस मिशन की लॉन्च डेट 2013 में रखी गई थी, लेकिन उस समय तक इसरो ने अपने सारे पेलोड बना लिए थे, लेकिन रूस समय पर लैंडर नहीं बना पाया और इसके साथ ही इसरो उस समय मंगलयान मिशन को भी अंजाम दे रहा था। इस वजह से चंद्रयान-2 की लॉन्च डेट रीशेड्यूल करके 2016 कर दी गई, लेकिन इस टाइम तक भी रूस लैंडर नहीं बना पाया था, जिस वजह से इस कोलैबोरेशन को तोड़ दिया गया और इसके बाद इसरो ने डिसाइड किया कि वो खुद ही इंडिपेंडेंटली इस मिशन को अंजाम देगा और इसके बाद इसरो ने चंद्रयान-2 का लैंडर बनाना शुरू किया। इसी वजह से इस मिशन में काफी डिले हो गया। इस मिशन की कुल लागत 978 करोड़ थी। उसके बाद तारीख आती है 22 जुलाई 2019। अब समय आ चुका था चंद्रयान-2 को लॉन्च करने का। पूरे देश में जश्न का माहौल था और साइंटिस्ट्स भी काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि इसरो पहली बार किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर लैंड करने वाला था। काउंटडाउन शुरू होता है और लगभग 2:45 बजे चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया। इसके लिए इसरो के सबसे पावरफुल रॉकेट GSLV Mark 3 को यूज किया गया था, जो 10 टन मास को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता था। लेकिन ये काफी नहीं था, क्योंकि चंद्रयान-2 का वजन काफी ज्यादा था और रॉकेट सिर्फ उसे पृथ्वी की कक्षा तक ही ले जा सकता था। इसके बाद चांद तक जाने के लिए चंद्रयान-2 को अपना फ्यूल यूज करना पड़ता, जिससे उसके फ्यूल में कमी आ सकती थी। तो कम फ्यूल में चांद तक जाने के लिए इसरो ने एक बीच का रास्ता निकाला, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब लॉन्च के 15 मिनट के अंदर ही GSLV रॉकेट ने चंद्रयान-2 को पृथ्वी की लोअर एलिप्टिकल ऑर्बिट में पहुंचा दिया। उसके बाद मल्टी स्टेप ट्रांजिशन के जरिए इसके ऑर्बिट को लगातार बढ़ाया गया और अंत में इसे चांद के रास्ते पर भेज दिया गया। ये सब होता कैसे है वो हम चंद्रयान-1 और मंगलयान वाले एपिसोड में जान चुके हैं, लेकिन आप में से जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। दरअसल पृथ्वी की 2 तरह की ऑर्बिट्स होती हैं, सर्कुलर ऑर्बिट और एलिप्टिकल ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट की पृथ्वी से दूरी हमेशा समान रहती है और पृथ्वी किसी सर्कल के सेंटर की तरह बिहेव करती है। अब बात करते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट की, जिसमें चंद्रयान-2 था। एलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई एक पोजीशन पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है और कोई दूसरा पोजीशन पृथ्वी के सबसे ज्यादा दूर। जो पोजीशन पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है उसे पेरिजी कहा जाता है, जबकि जो पोजीशन पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है उसे अपोजी कहा जाता है। कोई सैटेलाइट जब एक बार इस ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो वह खुद ब खुद ही इस ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगता है। इसके लिए उसे किसी एडिशनल फ्यूल या एनर्जी की जरूरत नहीं होती। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे पृथ्वी अपने ऑर्बिट में सूर्य का निरंतर चक्कर लगाती रहती है, बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के। पर क्या इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट के चक्कर लगाने की स्पीड एक जैसी ही रहती है? जी नहीं। दरअसल इसकी स्पीड कम होती है जब यह पृथ्वी से दूर होता है और इसकी स्पीड बढ़ जाती है जब यह पृथ्वी के नजदीक आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये नजदीक आ रहा होता है तब पृथ्वी की ग्रेविटी भी इसे अपनी तरफ खींचती है, जिसके कारण इसकी स्पीड पहले से बढ़ जाती है। इसलिए ऑर्बिट जितना ज्यादा एलिप्टिकल होगा उसकी स्पीड उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसरो ने इसका फायदा उठाया और कम फ्यूल का यूज करके चांद तक पहुंच गया। दरअसल जब चंद्रयान-2 पेरिजी पर होता था तब इसकी स्पीड मैक्सिमम होती थी। इसीलिए इस पॉइंट पर जब इसके इंजन को चालू करके इसे हल्का पुश कर दिया जाता था तो यह पहले से कई ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता था, जिसके कारण इसका एलिप्टिकल ऑर्बिट पहले से ज्यादा बड़ा होता जाता था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ज्यादा बड़ा एलिप्टिकल ऑर्बिट होने का मतलब है कि जब यह पेरिजी पर आएगा तो इसकी स्पीड पहले से कई ज्यादा होगी। 24 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक इसरो ने 5 बार बिल्कुल यही प्रक्रिया दोहराकर इस एलिप्टिकल ऑर्बिट को और आगे बढ़ाया।
जिसके कारण चंद्रयान 2 की स्पीड बढ़ती गई। 5वीं बार जब उन्होंने यह प्रक्रिया दोहराई तो चंद्रयान 2 को इतनी स्पीड प्राप्त हो गई थी कि वह चांद तक पहुंच सके। इसलिए जब इसरो ने 5वीं बार इसका इंजन चालू किया तो यह चांद की ओर रवाना हो गया। जब चंद्रयान 2 चांद के पास पहुंचा तो वैज्ञानिकों ने इसको उल्टा करके इसके इंजन को चालू किया, जिससे इसकी स्पीड कम हो गई और 20 अगस्त 2019 को हमारा चंद्रयान 2 चांद के ऑर्बिट में सही सलामत पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। अभी तो सिर्फ आधा ही काम हुआ था। सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग काम, विक्रम की लैंडिंग अभी बाकी थी। 2 सितंबर को विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से अलग हुआ और अपना इंजन को उल्टा स्टार्ट किया, जिससे उसका ऑर्बिट छोटा होता गया और विक्रम लैंडर चांद की सतह की ओर बढ़ने लगा। और फिर तारीख आती है 7 सितंबर 2019। इस दिन चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी। सब कुछ सही चल रहा था और विक्रम लैंडर मून के सरफेस से केवल 2 किलोमीटर दूर था। लेकिन फिर अचानक से इसरो का विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। हम उसी दिन विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद मून के सबसे चैलेंजिंग हिस्से साउथ पोल पर लैंडर और रोवर को ऑपरेट करने वाली दुनिया की पहली कंट्री बन जाते। लेकिन शायद कुदरत का कुछ और ही प्लान था। सक्सेस के इतना करीब आने के बाद चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड न करने की इस नाकामयाबी ने कई भारतीयों को रुलाया तो कईयों को डिसअपॉइंट किया। मुझे भी याद है, मैं रात के 2:30 बजे इसे लाइव देख रहा था और मुझे भी काफी दुख हुआ। पर ऐसा हुआ क्यों? आखिर क्यों विक्रम लैंडर चांद की सतह पर क्रैश हो गया? दोस्तों, इसकी वजह सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। दरअसल विक्रम लैंडर के क्रैश होने की असली वजह कोई और नहीं बल्कि खुद इसरो ही है, जिन्होंने विक्रम लैंडर के प्रोग्राम में इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन लगाई थी, जिस वजह से लैंडिंग के दौरान मून सरफेस के काफी करीब आकर विक्रम पूरी तरह 410 डिग्री तक रोटेट हो गया और सर के बल जाकर मून सरफेस से क्रैश हो गया। हालांकि इसरो ने ये जानबूझकर नहीं किया था। इसरो ने तो विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ये प्रोग्रामिंग की थी, पर इसका असर उल्टा हो गया। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। विक्रम लैंडर के 3 लैंडिंग फेज है, रफ ब्रेकिंग फेज, कैमरा कॉस्टिंग फेज और फाइन ब्रेकिंग फेज। दोस्तों, पहले फेज रफ ब्रेकिंग फेज में विक्रम को अपनी स्पीड तेजी से कम करनी थी, जो विक्रम ने की भी, और विक्रम ने अपने पहले फेज को सफलतापूर्वक पार किया। जब विक्रम अपने दूसरे फेज कैमरा कॉस्टिंग फेज में आया, तभी इसरो का कांटेक्ट विक्रम से टूटा था। दरअसल इस फेज में विक्रम को अपना एल्टीट्यूड यानी सतह से दूरी को होल्ड करके सेफ लैंडिंग पॉइंट चूज करना था। इसके लिए लैंडर को अपने इंजन के थ्रस्ट को मेंटेन करना था। वो हवा में कुछ सेकंड्स होल्ड करे और लैंडिंग पॉइंट चूज करे। पर यहीं पर इसरो से अनजाने में एक गलती हो जाती है। असल में इसरो ने विक्रम लैंडर की कोडिंग में काफी रिस्ट्रिक्शन लगाए थे उसकी लैंडिंग को सेफ रखने के लिए, लेकिन ये उल्टा विक्रम की लैंडिंग को क्रैश करवा गया। दरअसल जब विक्रम अपने कैमरा कॉस्टिंग फेज में आया, जहां उसे अपना एल्टीट्यूड होल्ड करके लैंडिंग साइट चूज करनी थी, उस टाइम लैंडिंग कोर्ट में रिस्ट्रिक्शन के कारण विक्रम का कंप्यूटर ओवरलोड हो गया और विक्रम ने अपने इंजन पर से कंट्रोल खो दिया था। इस वजह से विक्रम तेजी से नीचे गिरने लगा और साथ ही विक्रम 410 डिग्री पर रोटेट हो गया था। और जब तक उसका कंप्यूटर प्रॉब्लम को समझ पाता, विक्रम लैंडर सर के बल लूनर सरफेस पर क्रैश हो गया। सुनकर बहुत दुख होता है कि कामयाबी के इतने करीब आकर हार मिलती है, लेकिन साइंटिस्ट इससे निराश होने की जगह इससे सीखते हैं और चंद्रयान 3 में ये कमियां दूर करते हैं, जिसका रिजल्ट हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 पूरी तरह से सफल रहा। हम उस पर भी जल्दी ही एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। लेकिन अगर आप चंद्रयान 1 की कहानी जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।